हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भवेदीप पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स के अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2.5 आवर की जो स्टडी है वो ऑलरेडी कर ली है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक जो बेसिक फिनोमिनाज है उनके बारे में बात की, थ्योरीज की बात की। हमने बताया कि किस तरीके से डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं वो डिफरेंट थ्योरीज को फॉलो कर रहे थे या उनको सपोर्ट कर रहे थे थ्योरीज को। देन उसके बाद आपने एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा, जहां पर आपने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। देन आपने इंटरफेरेंस की बात की थी। इंटरफेरेंस आपने बताया कि इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस की दो अलग डिफरेंट वेव जो आती हैं उनका जो फाइनल समेशन जो है वो आपने निकाला, और फिर आपने वहां पर एक रिजल्टेंट वेव के बारे में बात कर ली। अब हम इस जो लेक्चर में आगे पढ़ने वाले हैं चैप्टर को, यहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्सपेरिमेंट जो कि हमारी फिजिक्स वर्ल्ड के बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट में काउंट होता है। दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो उसको पढ़ने के पहले, यंग्स डबल स्लिट को पढ़ने के पहले उसकी कुछ बेसिक चीजें हमें जरूरत होती है, जानना होती है, उसको हम यहां पर देखेंगे। देन हम YDAC मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज मैं आपको यहां पर एक रिकॉल करवाना चाहता हूं कि हमने अभी तक यहां पर ये देखा है कि व्हेन देयर आर टू डिफरेंट वेव्स, लाइक पहली वेव आपके पास कौन सी है, y1 जो है वो आपने क्या लिखी थी, कल आपने लिखा था a sin ओमेगा t। आपने बोला एक वेव आपके पास कौन सी है, एक वेव आपके पास y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t है। एक आपने कहा कि मेरे पास एक और वेव है y2 जो है वो किस तरीके से मूव कर रही है, तो वो मूव कर रही है b sin ओमेगा t प्लस फाइव से, है ना। इन दोनों के बीच में हमने कल फेज डिफरेंस की भी बात की। मैंने आपको कोशिश की कि फेज डिफरेंस बहुत ही लेमेन टर्म में समझा सकूं फेज डिफरेंस क्या होता है। आज हम पाथ डिफरेंस भी थोड़ा सा यहां देखने वाले हैं, राइट। पाथ डिफरेंस हमने कल भी देखा था, अब फिर देखेंगे। अब ये दो वेव जो होती हैं, ये दोनों वेव जब एक दूसरे को सुपरपोज करती हैं या जब ये दोनों एक दूसरे से एक दूसरे के ऊपर इंपोज हो जाती हैं, तो हमने बोला था कि ये वेक्टर सम हो जाता है सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से, राइट। और फिर आपने इसका जो फाइनल रिजल्टेंट निकाला था, वो आपने बोला था कि वो होगा a sin ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा। ये आप वेव के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, राइट। इतना समझ में आया। ये आपने बता दिया कि एक वेव जो होती है वो किस तरीके से ट्रेवल करती है या उसका जो फाइनल रिजल्टेंट जो आता है वो क्या आता है, ये आपका था वो। उसके बाद आपने ये भी बताया कि ये जो आपका a लिखा हुआ है यहाँ पर, a का मतलब क्या होता है, तो a का मतलब होता है कि a जो है आपका वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। ये क्या है, ये a जो है आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, राइट। दोनों वेव जब चलेंगी तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो बनेगा, मतलब उसका परिणामी जो आपका वो बनना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, आयाम। जैसे आपने बोला कि एक वेव जो है वो ये है, ठीक है, और सेकेंड वेव जो आपकी है वो है ये। जब आप इन दोनों को, वेव नंबर 1 हो गई आपकी और ये वेव नंबर 2 हो गई, और इन दोनों को जब आप मर्ज करते हैं तो जो आपको रिजल्टेंट वेव मिलती है वो रिजल्टेंट वेव कुछ इस तरीके से मिलती है। ये आपकी कौन सी वेव है, तो ये है आपकी रिजल्टेंट वेव, ठीक है। तो ये आप देख चुके हो ऑलरेडी। और अब ये जो a आया है नया, मैं यहां पर ये समझाना चाह रहा हूं कि ये मान लीजिए आपका क्या था, ये मान लीजिए आपका स्मॉल a था, ये रहा, ठीक। और ये जो है ये यहां पर ये क्या है, तो इसको आपने कहा मान लीजिए b। कौन सा वाला b, ये वाला, ठीक है। और जब ये बनी हमारी वेव तो इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है वो आपने कैपिटल A कंसीडर किया है। कितना कंसीडर किया, कैपिटल A, वो ये रहा आपके पास, ठीक है। इतना तो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। अभी जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है उसका फॉर्मूला आप लिखते हैं कि a बराबर जो होगा वो होगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ फाइव, ठीक। ये आपका क्या होता है, ये आपने बताया था कि ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आता है, ठीक। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आ गया आपके पास, आपने फाइनल जो ये है ये भी रिजल्टेंट निकाल ली है। अब आपको यहीं पर एक चीज और पता है कि अगर हम इसे इंटेंसिटी के टर्म में लिखे तो I इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि a जो होगा इट इज रूट ओवर I के प्रोपोर्शनल, है ना। किसका हो जाएगा, a इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर I। या फिर अगर इसको ऐसा ना लिखना चाहें तो आप यहां लिख दीजिए कि रूट ओवर I इज प्रोपोर्शनल टू a, ये हो जाएगा।
और आपने इसको कई तरीके से लिखा, आपने लिखा रूट ओवर आई लिख देते हैं, देन आप इसको इक्वल करें, आप इसको लिख दीजिए के टाइम्स ऑफ ए कांस्टेंट एक, है ना, अल्फा को रिमूव करने के बाद कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ये वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं तो वैसे तो आप इसको कैसे लिख पाएंगे, आप लिखेंगे दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो आपके पास बचेगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप यहां से क्या पाएंगे कि आई ए जो है ना, ए की जगह आप बोल दीजिए कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ए की जगह क्या बोल दीजिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ये जो छोटू ए है इसकी जगह आप I1 लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, I1। ठीक है, ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं, देखो ये जो ए स्क्वायर होता है ये प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो ए स्क्वायर है हमने उसको I1 लिख दिया, हमारी दूसरी वेव जो होगी उसके लिए हमने यहां पर I2 लिख दिया प्लस 2, और ये आपका स्क्वायर था तो I1 I2 आया, अब यहां पर स्क्वायर नहीं है तो क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं कि रूट में कितना आ जाएगा आपका I1 एंड I2, और फिर ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जो आपके पास एक इक्वेशन है, हमने इस इक्वेशन को भी इंपॉर्टेंट माना और इस इक्वेशन से हमने आपको कुछ रिजल्ट्स बताए। रिजल्ट से यहां पर मेरा मतलब है, हमने बोला कि कब मैक्सिमम और कब मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है। हमने क्या कहा, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी कब मिलती है, तो उसके लिए जो हमने डेरिवेशन किए हैं, तो हमने यहां पर दो चीजें पढ़ी। जैसे एक हमने पढ़ा कि हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिले, कैसा मिले, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होगा कि इंटेंसिटी बढ़ जाए, इंटेंसिटी बढ़ी हुई मिले हमें। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या देखा हमने, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें क्या दिखाई दिया, हमें दिखाई दिया कि जहां पर इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाए, इंटेंसिटी कम हो जाए, इंटरफेरेंस। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टिव में, कंस्ट्रक्टिव कब हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव तब हो सकता है जब ये चीज हमें मैक्सिमम मिले, ये क्या मिले, मैक्सिमम मिले, तब हम कहेंगे कि कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, देखो कंस्ट्रक्टिव में दोनों इंटेंसिटीज जो है वो ऐड ऑन हो जाती है, ऐड कर देते हैं आप, तो आपको ये मैक्सिमम चाहिए, और ये मैक्सिमम तभी हो सकता है जब ये पीछे कॉस थीटा जो लिखा है ना, एक्चुअली कॉस थीटा नहीं, कॉस फाई होगा, यहां से फाई लिखना था, गलत लिख दिया, कॉस फाई, ये जो पीछे कॉस फाई लिखा हुआ है, ये कॉस फाई जो है वो मैक्सिमम हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, कॉस फाई मैक्सिमम हो जाना चाहिए, तभी आपका जो है, आपको इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अगर मैं यहां पर कहूं कि कंस्ट्रक्टिव कब मिलेगा, तो उस समय मुझे आई आर जो रिजल्टेंट है वो क्या चाहिए, वो चाहिए मैक्सिमम, वो क्या चाहिए, मैक्सिमम। और आई आर मैक्सिमम होने के लिए कॉस फाई जो है वो भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और ये मैक्सिमम कहां होता है, तो ये होता है 1 पर। कहां होता है, 1 पर। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो मेरे लिए जो आई आर बनेगा, वो कितना बन जाएगा, तो वो बन जाएगा I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ओवर I1 एंड I2, यही बनेगा। अगर मैं इसको एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखूं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए हो गया, ये हो गया मेरा ए स्क्वायर, ये हो गया मेरा बी स्क्वायर, अच्छा ये भी स्क्वायर में है ना, और आपका ये हो गया 2 ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, अब आप इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, बराबर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और अगर मैं इसको इंटेंसिटी के टर्म में लिखूं तो मैं इसको लिख दूंगा I रिजल्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये किसकी कंडीशन है, ये मैक्सिमम की कंडीशन है, मैक्सिमम इंटेंसिटी की कंडीशन। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, यहां तक बात, ये चीज हुई। फिर अगर आपको डिस्ट्रक्टिव चाहिए, क्या चाहिए, अगर कहीं चाहिए नहीं, मतलब अगर कहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के समय मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो कैसी मिलेगी, मुझे मिलेगी मिनिमम। कैसी मिलेगी, मिनिमम। और मिनिमम कैसे मिलेगी, मिनिमम मिलेगी कि अगर cos फाई की वैल्यू जो है, cos फाई की वैल्यू क्या हो जाए,
मिनिमम हो जाए, दो वेव आपस में जा रही है, उनकी वैल्यू क्या करवाना है, मिनिमम करवाना है, तो कॉस फाई जो मिनिमम होगा वो कितना होता है, -1 होता है। कितना होता है, -1। -1 लिखोगे तो जरा मैं यहां से डायरेक्टली ले सकता हूं क्या कि ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू बी इंटू -1। कॉस फाई की जगह कितना, -1, कॉस फाई की जगह -1 वैल्यू रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इसको जब आप लिखेंगे तो आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी, ठीक है, वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी a माइनस बी के होल स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर चल रहा था, हमने उसको रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिख दिया। तो आपको ये चीज मिल रही है और इसको आप कहेंगे मिनिमम इंटेंसिटी। आप इसको क्या बोलोगे, मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक, तो हम यहां पर थोड़ा सा समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें कंस्ट्रक्टिव बनाना है। क्या बनाना है, हमें यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा वो देखते हैं। कंस्ट्रक्टिव अगर इंटरफेरेंस होगा तो कंस्ट्रक्टिव तब बनेगा जब आपका कॉस फाई जो है वो कितना बन जाए, वो बन जाए 1। ठीक है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको यहां पर मिलेगी। और कॉस फाई 1 होने का मतलब क्या है कि फाई जो है, फाई की वैल्यू या तो कितनी हो जाए, 0 हो जाए, या फिर फाई की वैल्यू कितनी हो जाए, 0, फिर उसके बाद 2 पाई हो जाए, या फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 4 पाई हो जाती है ना, इस तरीके से एंड सो ऑन। अगर आप cos फाई में cos 0 रखोगे तो 1 मिलेगा, cos 2 पाई रखोगे तो भी आपको 1 मिलेगा, cos 4 पाई पे भी 1 मिलेगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं इन जनरल कि फाई जो है वो 2n पाई ले लेता हूं मैं। कितना ले लेता हूं, 2n पाई। एक इन जनरल हमने निकाल दिया और यहां पर हमने बोल दिया कि अब आप n की वैल्यू जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज करें, वेयर n इक्वल्स टू, हम लोग 0 को अगर स्किप कर भी दें अभी थोड़ी देर के लिए तो ये आपका n की वैल्यू 1 2 3 हो जाएंगी, राइट। तो आपका जो एक्चुअल में जो फेज डिफरेंस आया कंस्ट्रक्टिव के लिए, किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए, वो कितना आया, 2n पाई। फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन टू वेव्स इज 2n पाई। याद कर लेना, रट लेना, अगर कहीं गलती से ऑब्जेक्टिव या कहीं कहीं पर आपको मिल गया तो ये आपको डायरेक्ट बताना पड़ेगा, राइट। फिर हम बात करें यहां पर, हमने एक पहले ना एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, वो मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है और मैं फिर से एक बार बता देता हूं, है ना। वो रिलेशन जो है वो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस, जिसको आप फाई लिखते हैं, एंड पाथ डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस को आपने यहां पे डेल एक्स कंसीडर कर लिया। तो याद रखना ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको। डेल एक्स जो पाथ डिफरेंस होता है, इट इज लैम्डा बाई 2 पाई टाइम्स ऑफ पाथ फेज डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस का एक रिलेशन जो आपको यहां पर याद रखना है वो कौन सा है, तो वो ये वाला है। ठीक, क्लियर है यहां तक बात, इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये रिलेशन आपका आ गया है ना, मैं इसको एक बॉक्स और बना देता हूं। तो आप एक काम करें, आप यहां से यूज करें। अब आप बताएं ये क्या हो गया, ये हो गया फेज डिफरेंस, ये क्या हो गया, फेज डिफरेंस। ठीक, अब मुझे चाहिए यहां पर पाथ डिफरेंस। क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस इज डेल एक्स इक्वल्स टू लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 5। और अगर मैं यहां से लिखूं लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई, और अभी हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अभी अभी थोड़ी देर पहले आपका फाई निकाला था, कितना है, 2n पाई। तो ये हो जाएगा हमारा 2n पाई। कितना हो गया, 2n पाई। तो 2 पाई से ये 2 और ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इट इज कम आउट टू बी डेल एक्स इक्वल्स टू लेमडा इंटू n। या फिर आप इसको डायरेक्टली ऐसा लिख दीजिए कि आपका आ जाएगा n टाइम्स ऑफ लेमडा। ये आपने पहले भी थोड़ा सा डिराइव करके देखा था, राइट, है ना। ये कंस्ट्रक्टिव के लिए था, किसके लिए था ये, कंस्ट्रक्टिव के लिए। कंस्ट्रक्टिव के लिए कितना होता है, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए जो आपका फेज डिफरेंस होता है वो ये होता है, और जो पाथ डिफरेंस होता है वो ये है।
वहीं पर अगर हम इसके बाद हम डिस्ट्रक्टिव की बात अगर करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होता है वहां पर हमें क्या चाहिए कि हमारा जो cos फाई है, cos फाई जो है वो कितना हो जाए, मिनिमम हो जाए। ये मिनिमम किस पर होता है, तो ये होता है -1 पर। कहां होता है, -1। और यहां पर हम इसको बोल सकते हैं कि ये आपका मैक्सिमम है। तो फाई की वैल्यू कितनी होना चाहिए, फाई की वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूं, -1 कहां आता है, कॉस जो है वो -1 कहां आता है, एक तो 180 पे आता है ना, 180 पे आएगा तो वो पाई बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पाई। और किस पे आएगा, तो वो आएगा 540 पे, 520 पे, 540 है ना, 540 पे आएगा। फिर ठीक है, तो इस तरीके से आपका 5 पाई और ये चलता रहेगा। ठीक है यहां तक बात। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इन जनरल कि जो मेरा फाई आया उसको मैं ऐसा बोल दूं कि वो 2n-1 इंटू पाई आया। देखो अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं वेयर, हम यहां पर लिख सकते हैं वेयर n इक्वल्स टू कितना, 1 2 3 एंड सो ऑन। क्या हुआ, 1 रखोगे तो 2 - 1 1 पाई, 2 रखोगे तो 4 - 1 3 पाई, 3 रखोगे तो 6 - 1 5 पाई। समझ गए। तो ये जो आपका इंटरफेरेंस आ रहा है या जो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का वो आ रहा है वो ये बनेगा। ठीक है, जब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का आपका फेज डिफरेंस बन चुका है, ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस तो आ गया, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पाथ डिफरेंस, हमें चाहिए यहां से पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस कितना होता है, अभी अभी हम लोग जस्ट रिलेशन निकाल कर आ रहे हैं कि डेल एक्स जो होता है इट इज लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फाई। ठीक है, फाई की वैल्यू ये फाइंड आउट की हुई है, यहां से लिखें तो लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू 2n-1 इंटू पाई, यही है 2n-1 इंटू पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर आपके पास बचेगा डेल एक्स बराबर 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2। क्लियर है ये बात। ये आपका कहां बचेगा, ये आपका बचेगा जो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है उसका फेज डिफरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव का भी हमने देख लिया, ये कंस्ट्रक्टिव का फेज डिफरेंस हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव का फेज डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर मैं आपको एक और टर्म समझा देता हूं कि आई मैक्स निकालिए, क्या निकालिए, आई मैक्सिमम, आई मैक्सिमम की कंडीशन। ठीक है, हम इसको और बोल सकते हैं कंडीशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक है, कंडीशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे लिखेंगे इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो हम यहां कंसीडर कर लेते हैं कि हमारी जो आई है ना, मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालेंगे तो आपने मान लिया कि लेट, देखो मैं बताता हूं आपको, लेट I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I। ठीक है, आपने मान लिया थोड़ी देर के लिए, या I0। ठीक है, मतलब ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ बोथ वेव इज सेम। जो आपने जो सुपरपोज करवा रहे हैं उनकी इंटेंसिटी क्या मान ली है, सेम मान ली है। और आपको निकालना आई मैक्स, तो व्हाट इज आई, आई होता है आपका I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ओवर I1 प्लस I2 इंटू कॉस फाई। ठीक है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, क्या मैं बोल सकता हूं फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी cos फाई शुड बी इक्वल्स टू 1। अभी हमने देखा कंस्ट्रक्टिव जब होता है तब हमें cos फाई कितना चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है। तो कंस्ट्रक्टिव के समय अगर cos फाई 1 चाहिए तो मैं यहां पे भी तो बोल सकता हूं cos फाई कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि I बराबर अब हो जाएगा मेरे पास I1 प्लस I2 प्लस यहां हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ रूट ओवर I1 इंटू I2। ये कंस्ट्रक्टिव के कंडीशन में आपको ये मिलेगा। ठीक है यहां तक। अब जरा ध्यान से समझना, क्या हमने पहले कभी आई मैक्स बराबर ये लिखा है, आई मैक्स बराबर क्या होता है, वो होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर।
ये भी होता है ना, आई बराबर आई मैक्स बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां से समझते हैं हम लोग कि अगर मेरी दोनों इंटेंसिटी सेम हो गई, ठीक, क्या हो गई, दोनों इंटेंसिटी अगर सेम हो जाती है तो मेरे पास बचेगा आई बराबर ट्वाइस ऑफ आई। मैं इससे बेटर है कि इससे लिखूं, रुकिएगा, है ना, यहां से लिखने की बजाय मैं आपको और क्लियर कट एक वो देना चाहता हूं। चलिए इसको यूज करते हैं, ठीक, यहां पर लिखा है और इन दोनों को हम लोगों ने अप्लाई किया एक साथ, ठीक है। तो आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ आई इंटू कॉस फाइव। देखो हो सकता है यहां पर भी आपने रख दिया आई नॉट रखते हैं, है ना, कितना रखें, आई नॉट आई नॉट आई नॉट, ये सभी जगह आई वन आई टू की जगह कितना रख दिया, आई नॉट, और ये दोनों आई नॉट का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपके पास ये बचेगा, और यहां दोनों पे पावर नहीं आएगी, ये पावर नहीं आएंगी, राइट। तो क्या लिख सकते हैं इसको, अच्छा, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, है ना, क्या होना चाहिए, कॉस फाई जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ये हमने देखा भी था यहां पर। तो यहां से क्या हो जाएगा, आई बराबर आई, ऐड कर दो, चलो एक बार और लिख देते, आई नॉट प्लस ट्वाइस ऑफ आई नॉट, क्योंकि ये कितनी हो गई वैल्यू, 1 हो गई। अब इसको ऐड करोगे तो बनेगा 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट, और ये क्या हो गया आपका आई मैक्सिमम, ये क्या हो गया आई मैक्सिमम, क्योंकि ऊपर कंडीशन कौन सी फॉलो करवाई थी आपने, आई मैक्सिमम वाली कंडीशन फॉलो करवाई थी। तो हमेशा याद रखना कि जो आपका आई मैक्स होता है, आई मैक्स जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट, 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट, समझ गए बात, ये आपकी एक कंडीशन हुई। तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, यहां पे ध्यान से दीजिए, देखिए, अगर मैं इसको लिखूं तो ये मेरा 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट है, और जब आप इनको सम करेंगे और कॉस भी होगा आपका, ठीक है, एक तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को वापस से रिपीट करो, इक्वेशन नंबर 1 को रिपीट करते हैं हम, देखना। तो क्या मैं ऐसा लिख पाऊंगा, आई बराबर आई रिजल्टेंट है ट्वाइस ऑफ आई नॉट प्लस ट्वाइस ऑफ आई नॉट इंटू कॉस फाइव। एक बार देख लीजिए आप, इसको लिख सकते हैं आई बराबर आई नॉट प्लस आई नॉट, मतलब ट्वाइस ऑफ आई नॉट, और ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ आई नॉट कॉस फाइव, ये हमने लिख दिया। यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है, वो निकल रहा है 2 ऑफ आई नॉट, तो यहां बचेगा 1 प्लस कॉस फाइव, ठीक है। कॉस फाइव की जगह में क्या लिख सकता हूं, एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं मैथ्स का, अगर आपने देखा हो तो, अदरवाइज कोई बात नहीं, मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि ये हो जाएगा मेरा ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर फाइव बाई 2 माइनस 1, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और यहां से आपका बचेगा 4 ऑफ आई नॉट इंटू कॉस ऑफ स्क्वायर 5/2, और ये किसके बराबर आ रहा है, ये इंटेंसिटी, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी चल रही। अब जरा ध्यान से देखो, क्या हमने कहीं पर 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट निकाला था, आई मैक्स कहलाता था, 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट कितना कहलाता था, आई मैक्स। तो यहां से मैं बोल सकता हूं ये हो गया आपका आई मैक्स, क्या हो गया, आई मैक्स इंटू कॉस ऑफ स्क्वायर 5/2, ठीक। और ये आपको फाइनल रिजल्ट याद रखना है, आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो रिजल्टेंट आता है, या आपकी इंटेंसिटी, जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालते हैं तो ये आपके पास फॉर्मूला आता है, क्लियर है ना। तो कुछ कुछ बातें जो अभी तक हमने की है वो आगे और करेंगे, बट फिर भी ठीक है, यहां पर याद रखें कि अगर इफ द इंटेंसिटी इज सेम ऑफ बोथ वेव्स आर सेम, देन आई जो होगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट इंटू कॉस ऑफ स्क्वायर 5/2, या फिर इसको आप बोल सकते हैं आई बराबर आई मैक्स इंटू कॉस ऑफ स्क्वायर 5/2,
ठीक है, ये बात, ये आपको याद रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट भी है, आप याद रखें इसको। रिलेशन कभी भी कहीं भी काम पड़ सकता है आपको इसका। ठीक, बढ़े आगे। अब चलिए, इतनी बातें पढ़ने के बाद अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्ट हमारे उस पर ले जाता हूँ। ठीक, चलिए, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, अगर हम कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखें, अभी जो कि हम देखकर आ भी रहे हैं, जस्ट हमने वही पढ़ा है अभी पूरा ना, कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो क्या ये देखा था कि फेज डिफरेंस जो होता है फाई वो 2n पाई के बराबर हो जाता है, और जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो डेल एक्स कितना हो जाता है, n इंटू लेमडा। यहाँ पर आप n की वैल्यू 0 1 2 3 पुट कर सकते हैं, 1 2 3 पुट कर सकते हैं। ये भी आपने फेज डिफरेंस देख लिया, फाई कितना होता है जब डिस्ट्रक्टिव होता है, तो वो होता है 2n माइनस 1 इंटू पाई, और अब आप फेज पाथ डिफरेंस निकालते हैं तो ये आपका पाई बाई 2 की तरफ चले जाता है, पाई लेमडा बाई 2, सुनिए लेमडा बाई 2 है, क्या है लेमडा बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, दोनों चीजें, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। अब हमारे पास एक टर्म है जिसको हम कहते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस या परमानेंट इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं, सस्टेन्ड और परमानेंट। ऐसी कौन सी चीज होती है जो सस्टेन्ड, या मतलब इन जनरल टर्म में भी आप बोलोगे तो सस्टेन्ड का मतलब क्या होता है कि जो है वही रहे या ऐसा कि ऐसा बना रहे। परमानेंट का मतलब भी यही होता है। तो जरा डेफिनेशन पढ़ के देखिएगा, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इंडिकेट्स दैट द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ लाइट इंटेंसिटी स्टे कांस्टेंट थ्रू आउट दी स्क्रीन। मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमा मिनिमा जो बन रहे हैं वो हमेशा पूरी स्क्रीन पे क्या रहे, कांस्टेंट रहे, इसको हम बोलते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। यहां तक ठीक, ओके। अब आपके पास कंडीशन आती है, क्या आती है, कंडीशन है कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस जो बनेगा तो उसकी कंडीशन क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन है टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट क्या है ये थोड़ी देर में हम समझेंगे, पर एक कंडीशन है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए कि सोर्सेस कैसे होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। फिर पूछा है बताया गया है कंडीशन में कि द फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ ऑफ द टू वेव्स शुड बी इक्वल। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी इक्वल होना चाहिए। आई थिंक लेक्चर नंबर 2 में ये मैंने आपको बात एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल क्यों होना चाहिए। देन द लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए, मतलब सिंगल कलर लाइट होना चाहिए। डिफरेंट कलर की लाइट होगी तो हो सकता है वो एक पैटर्न और शो कर दे कोई आपको, तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि लाइट कलर शुड बी सिंगल, इसलिए उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। Then the amplitude of the interfering wave must be equal or nearly equal। मतलब जो इंटरफेरेंस कर रही है वेव, उनका जो एम्पलीट्यूड है इट शुड बी इक्वल और नियरली इक्वल, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और द टू सोर्सेस मस्ट बी नैरो। वो दोनों सोर्स जो है बहुत नैरो हैं। आगे हम इसको समझेंगे कि नैरो सोर्सेस किसको, बहुत सकरे सकरे सोर्स। सिंपल सी बात थी, यहां तक मेरे ख्याल से आपको बातें क्लियर होंगी। आपको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस अगर कभी कहीं पूछ ले तो साथ में ये तो आपको मालूम है कि एक स्क्रीन पे कंटिन्यूसली जो मैक्सिमा और मिनिमा बन रहे हैं, मैक्सिमा मिनिमा क्या है तो ये भी समझाऊंगा अभी, वो वहीं पर बनते रहे, उसको हम कहते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। देन उसकी कंडीशन आती है कि सोर्स शुड बी कोहेरेंट, है ना। द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ शुड भी क्या होना चाहिए, नियरली इक्वल टू, नियरली कांस्टेंट होना चाहिए। एम्पलीट्यूड डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ आपके इसकी कंडीशन अप्लाई के साथ में सस्टेन्ड इंटरफेरेंस बनता है। बट ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको एक बार, है ना, थ्योरी वाला पार्ट है। अब जो वर्ड हमारे सामने आ रहा है ना, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट, कोहेरेंट, उन सोर्सेस के बारे में तो समझें कि कोहेरेंट सोर्स किसको कहते हैं, इनकोहेरेंट सोर्स किसको कहते हैं। तो बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन है। पहला हमारे पास यहाँ पे कोहेरेंट सोर्स है, तो इसको देखते हैं। कोहेरेंट सोर्स क्या कहलाते हैं, तो टू सोर्सेस। देखो पहली बात तो एक सोर्स कोहेरेंट को नहीं बोलेंगे, अभी हम टू सोर्सेस की बात कर रहे हैं। दो सोर्सेस अलग अलग हों तो वो कोहेरेंट कब बन जाएंगे। तो लिखा है टू सोर्सेस दैट एमिट अ मोनोक्रोमेटिक लाइट कंटिन्यूअसली विद अ जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। उसने बोला कि दो अलग अलग सोर्स अगर आप ले रहे हो तो वो दोनों सोर्स ऐसे होना चाहिए कि वो कंटिन्यूअसली जो है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट को एमिट करते रहें।
ठीक है, उनमें जो फेज डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या कांस्टेंट हो, ये उन्होंने कंडीशन बोली। इनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारी कंडीशन आ गई। जैसे हम बात करें कि एक तो पहली बात कि दोनों सोर्स कैसे होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, ठीक, ये एक बात हो गई मोनोक्रोमेटिक की। फिर आपने बोला कि दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी होना चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होना चाहिए, ये एक आपने अलग कंडीशन बोली। फिर आपने बोला कि फेज डिफरेंस जो है या वो तो जीरो हो या वो कितना हो, कांस्टेंट हो। तो ऐसे जो आपके जो दो अलग अलग सोर्स जिनके पास ये कंडीशन फुलफिल होती है, ये सोर्स कहलाते हैं कोहेरेंट सोर्स। सिंपल सी बात, दो अलग अलग सोर्स अगर सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट कर रहे हैं, सेम वेवलेंथ की लाइट है और उनके बीच में फेज डिफरेंस या तो ना के बराबर है या कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, देन ओनली दैट सोर्सेस आर नोन एज कोहेरेंट, देन बोथ सोर्सेस आर कोहेरेंट, राइट। चलिए, यहां पर दो वेव की बात होती है एक्चुअल में, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल देखें आप तो आपको इसका एग्जांपल मिल जाएगा कि लेजर जो होती है वो बहुत हद तक आपकी क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट और आपकी कोहेरेंट सोर्स होती है, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग इनकोहेरेंट सोर्स की। किसकी बात करेंगे, इनकोहेरेंट। तो इसका जस्ट अपोजिट कि अगर वो दोनों डू नॉट एमिट लाइट विद द कांस्टेंट फेज डिफरेंस, अगर उनको दोनों के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं है तो वो इनकोहेरेंट कहलाएंगी। और इनकोहेरेंट का अगर आप एग्जांपल देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो यार हमारे घरों में इनकोहेरेंट लाइट हो रही है। इनकोहेरेंट सोर्सेस हैं हमारे सारे घर के, क्यों, क्योंकि अगर एक से ज्यादा ट्यूबलाइट, एक से ज्यादा बल्ब अगर चल रहे होंगे तो दे कैन नेवर बी कोहेरेंट। दो अलग अलग सोर्स जो होते हैं वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। इसी बेसिस पे हम थोड़ा और आगे चलते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिएगा जरा, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, अगेन वो बोल रहा है कि वाई टू डिफरेंट, अगेन वाई वी डू नॉट, अच्छा सॉरी ये क्वेश्चन दूसरा है, वाई डू वी नीड, अरे वाई डू वी नीड कोहेरेंट सोर्सेस फॉर इंटरफेरेंस, है ना। कोहेरेंट सोर्स क्यों चाहिए इंटरफेरेंस करने के लिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं, हमें क्या चाहिए, हम लोगों को इंटरफेरेंस बनाना है। हमें क्या बनाना है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है या तो आप जानते होंगे, आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे जब मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं। इंटरफेरेंस आपका हो चुका है ऑलरेडी, आप पढ़ चुके हैं, जिसमें मैक्सिमा, मिनिमा, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव बनते हैं, बट फिर और भी अभी समझ में आएगा आपको। तो अगर मुझे ये क्वेश्चन जो पूछा गया है इसका आंसर करना है कि मुझे क्यों कोहेरेंट सोर्स चाहिए, तो कोहेरेंट सोर्स इसलिए चाहिए टू इंश्योर दैट द पोजीशन ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा डू नॉट चेंजेस विद टाइम। मतलब जहां पर मैक्सिमा बन रहा है वहां मैक्सिमा बनता रहे, जहां मिनिमा बन रहा है वहां मिनिमा बनता रहे, ये चेंज नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी नीड और आई नीड कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। टू अगेन और आगे लिखा है टू इंश्योर दिस द सोर्स मस्ट हैव सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड द सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अगेन जो आपने अभी कोहेरेंट की डेफिनेशन बताई थी वही यहां पर लिखी है। कोहेरेंट की डेफिनेशन में आपने यही बोला था कि वो दोनों सोर्सेज जो हैं वो कैसे होना चाहिए, वो होना चाहिए सेम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में होना चाहिए। और जो सोर्सेज दोनों हैं ना, उस सोर्सेज जो हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस जो है, वेव के बीच में फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या ना हो, क्लियर। और दिस इज ओनली पॉसिबल इफ यू यूज कोहेरेंट सोर्स, इसलिए हमें कोहेरेंट सोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। सिंपल क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। अब आगे और एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपके लिए ये है कि वाई टू डिफरेंट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट। अभी हमने बताया कि ये दो डिफरेंट सोर्स जो होते हैं वो कोहेरेंट कब हो सकते हैं, जब वो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करें, जब वो सेम कांस्टेंट आपका फेज डिफरेंस की लाइट एमिट करें, तब वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं आपके कोहेरेंट सोर्स। अब यहां कंडीशन देखो, लिखा है कि लाइट इज एमिटेड बाय द इंडिविजुअल एटम एंड डू नॉट बाय द बल्क ऑफ मैटर, ठीक है, एक्टिंग एज अ होल। कहने का मतलब कि अगर आपके पास ये बल्ब है तो इसके जो अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, जो इनके एटम्स होंगे, इंडिविजुअली जो एटम है ना वो लाइट को एमिट करते हैं, पूरा एज ए होल एमिट नहीं करता। कौन करता है, तो एमिटेड बाय इंडिविजुअल एटम्स। लाइट जो एमिट की जाती है वो इंडिविजुअल एटम के थ्रू एमिट की जाती है, ठीक है। तो इसलिए अब आगे बोला गया है कि वेरी स्मॉल और टाइनी सोर्स कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ एटम। एक छोटा सा सोर्स होगा, उसमें भी कितने होंगे, मिलियंस ऑफ एटम होंगे। एंड एमिशन ऑफ लाइट बाय देम टेक्स प्लेस इंडिपेंडेंटली, मतलब आपका जो इनका जो
सबका एक एक एटम का जो एमिशन होगा ना वो अपने बेसिस पे होगा, अपने इंडिपेंडेंस पे होगा, कोई वो इनका सबका एक साथ नहीं हो सकता, राइट। तो इंडिपेंडेंटली होता है। अब हमारे पास जो है एक, अगर हम बात करें हमारा जो एटम है उससे जो वेवलेंथ सॉरी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है उसकी 10⁸ हर्ट्ज। इतनी जल्दी वो फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करता है। और ये सब बातें लिखी है, तो कहने का मतलब कि जब एक मैटर के अंदर ही इतने सारे अलग अलग एटम्स होते हैं और वो हर एटम जो है वो अपनी तरीके से लाइट एमिट करता है, तो दो डिफरेंट एटम होंगे तो उनके पास तो अलग अलग सोर्स, अलग अलग क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, अलग अलग एटम्स होंगे, और सब जो लाइट एमिट करेंगे वो अलग फ्रीक्वेंसी की करेंगे। क्लियर। तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई या आपकी वेवलेंथ चेंज हो गई, तो अगर ये चेंज होती है तो वो सोर्सेस कोहेरेंट नहीं कहलाते हैं। इसलिए हमने कहा कि टू डिफरेंट सोर्स कैन नेवर बी कोहेरेंट। ठीक है, उसका आंसर यहां पर सब लिखा हुआ है, राइट।